न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कुछ दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी के कारण विपक्षी अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन एक नहीं हो पा रहा, यानी उनमें एका नहीं हो पा रहा। और इसकी सबसे ताजा झलक शायद उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंचते ही गठबंधन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भारी मतभेद खड़े हो गए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की 80 सीटों से गठबंधन को बहुत उम्मीदें थी। विपक्ष को लग रहा था कि यूपी में बीजेपी को मात देकर विपक्ष की बिसात मजबूत हो जाएगी। लेकिन मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। गठबंधन का मौसम चल रहा था, लेकिन अब यह मौसम बिगड़ चुका है। इसलिए आज कश्मीर से लेकर बंगाल तक और पंजाब से लेकर बिहार तक गठबंधन पर मैं पूरी चर्चा करना चाहूंगा और इसका विश्लेषण भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मोदी को मात देने का दावा करने वाले अपना जनाधार बचाने की लड़ाई में फंस गए हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 2024 का खेल गठबंधन हो गया फेल। विपक्षी गठबंधन का जोर कितना बेजोड़ था, इसकी पूरी कहानी मात्र एक तस्वीर में देख लीजिए। ये तस्वीर 1 सितंबर 2023 की है, यानी करीब 6 महीने पुरानी। लेकिन इस तस्वीर के किरदारों का ताजा हाल देख लीजिए। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और सपा में बात अटक गई है। जयंत चौधरी एनडीए के साथ हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में एकला चलो का ऐलान कर दिया है। पंजाब में आप और कांग्रेस का साथ टूट गया है। दिल्ली पर खींचतान जारी है। और तो और गठबंधन के सूत्रधार यानी नीतीश कुमार भी अब एनडीए के साथ हैं। अगर भाजपा अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे इतना कॉन्फिडेंट है, अगर आप इतने में सक्षम हैं, अपने इतने मजबूत हैं, अपने इतना आत्मविश्वास है, तो आप काहे को सबको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी के नेता को अपने साथ जोड़ रहे हैं? इस बीच राहुल की यात्रा में शामिल होने के बाद शायद उनसे इंस्पायर होकर तेजस्वी यादव भी बिहार में यात्रा पर निकल पड़े हैं और MY यानी माई के बाद बाप वाला समीकरण समझा रहे हैं। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। अब सबका अलग सुर है, अलग तार, क्योंकि सब सियासी बाजार में पीडीए हैं, माए हैं, बाप हैं, पर शायद इंडिया नहीं है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का खेल क्या गठबंधन हो गया फिर? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। घटते सिमटते बिखरते विपक्षी गठबंधन का विश्लेषण। यह भारत का मैप है और भारत के मैप में कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो क्या आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के गठबंधन का विश्लेषण मैं करूंगा। फारूक अब्दुल्ला का गठबंधन से किनारा है। कश्मीर के अंदर पंजाब आते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को झटका है, अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के अंदर सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे जबरदस्त खींचान है। खुद अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं और 2029 की बात तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही विधानसभा में कही है। यानी उन्हें लग रहा है कि 2024 में तो कोई चांस नहीं है और 6 सीटों का अनाउंसमेंट भी कर दिया है एक तरफा। उत्तर प्रदेश 2 लड़कों की जोड़ी में पड़ गई है बड़ी दरार। जयंत चौधरी ने भी थामा है एनडीए का साथ। यानी आप कह सकते हैं कि अभी हम कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक पहुंचे हैं। तो हाल क्या है? बिहार आएंगे तो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश बाबू एनडीए के साझेदार हो गए हैं, यानी नींव हिल गई है अलायंस की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एकला चलो का राग है। कहा है कि कांग्रेस की अपने दम पर 40 सीटें नहीं आ सकती। कांग्रेस में इतनी अकड़ क्यों है, कांग्रेस इतनी अहंकारी क्यों है? ये सब मैं नहीं कह रहा, ये ममता दीदी ने बोला है। बढ़ता हूं मैं आगे। महाराष्ट्र में 6 महीने से उलझी सीट शेयरिंग वाली पहेली। उद्धव ठाकरे खुद हताश है इस बात को लेकर। शरद राव पवार कई बार कह चुके हैं
कि जिस तरह से हम सीट बांट रहे हैं हमें सीटें कैसी मिलेंगी। बढ़ता हूं मैं आगे और अब बड़े प्रश्न की तरफ आता हूं, और आज का बड़ा प्रश्न है, देश बचाने के नाम पर एकत्रित हुए दल जनाधार बचाने के लिए जूझ रहे हैं। आज का यह सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ मैं चर्चा को ओपन करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और उनके अलायंस से एक बार फिर दरार की खबर आ रही है, और इंडिया अलायंस के पैरोकार लेफ्ट के नेता मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ राजेश गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर सूर्य कुमार मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, जाने माने, उनका अभिनंदन है, चेन्नई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं। और विवेक जी और अजीज खान, बड़ा सुंदर सपना आपने सजाया अलायंस का, लेकिन विवेक जी उत्तर प्रदेश में भी कहानी खराब हो गई। समाजवादी पार्टी ने और 6 कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस कर दी है। नहीं, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एक सीट के ऊपर ही डिस्कशन अब रह गया है, बाकी जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डिस्कस कर रहे हैं, और बाकियों पे तो मेरे ख्याल से मामला लगभग सेटल्ड है। और उसी प्रकार से देखिए, एक सेकंड विवेक भाई, मैं तो शुरुआत में कभी किसी को टोकता नहीं, लेकिन आपको टोक रहा हूं। अगर मामला सेटल्ड है तो आज अखिलेश यादव ने क्यों नहीं ज्वाइन करी रैली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? नहीं, वो 25 तक रैली है, वो सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा था कि 25 तक रैली है, और कल अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि पहले सीट शेयरिंग हमारी फाइनलाइज हो जाए, यात्रा हम करेंगे। तो ये कोई मनमुटाव नहीं है, डिस्कशंस चल रहे हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है पहले एक बार हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लें। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, 6 सीटें और अनाउंस कर दी है, और बदायूं से शिवपाल चाचा को मैदान में उतार दिया है। यानी वहां धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया है और शिवपाल यादव को टिकट मिल गया है, यानी परिवार के सदस्य को टिकट दिया है, लेकिन 6 सीटों का अनाउंसमेंट और हो गया है। अजीज खान, तो कुल मिलाकर आपने अपनी तरफ से पूरी गेम खेल दी है। ये पॉलिटिकल गेम है और आपका पीडीए है, आपका इंडिया से अब कोई लेना देना नहीं है, माना जाए? देखिए अमीर जी, नैरेटिव गढ़ने के लिए तो तमाम चीजें हैं और कुछ भी गढ़ा जा सकता है, कुछ भी बात की जा सकती है, और मुझे लग रहा है खबर बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा जी, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की सख्त जरूरत है। ये इंडिया गठबंधन में पार्टियां गठबंधन नहीं कर रही हैं, ये जनता गठबंधन कर रही है इंडिया गठबंधन से, एक बात आप समझिए। और रही बात उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग में लेट हुआ है, देरी हुई है कांग्रेस से, कांग्रेस ने लापरवाही बरती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई मनमुटाव नहीं है, कोई विभेद नहीं है। तो हमारे आपस में सामंजस्य जैसे पहले था, कांग्रेस के द्वार पर अजीज खान, आप कांग्रेस के द्वार पर अलायंस के लिए अभी भी झोली फैला के खड़े हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके साथ अलायंस करे? देखिए अमीश भाई, समझौते का क्या मतलब होता है, रिश्ते का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के प्रति। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट सर, मुझे बोलने दे। देखिए, समझौते का और रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे से समझौता करना, मिलना जुलना, इसको झुकना नहीं कहते हैं। और हम एक बात और बताना चाहते हैं कि देश की जनता के लिए, भलाई के लिए अगर हम झुक भी जाएं, हमारे नेता झुक भी रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। देश का भला होना चाहिए, हमारे इंडिविजुअल पार्टी का भला नहीं होना चाहिए। झुके हुए नेता का बयान बता देता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए ना। 400 पार का आपकी नारा पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, वो लिखते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव को टैग करके, वो बहुत बड़े नेता है, राहुल गांधी जी हमारे नेता, अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता है, दोनों को टैग करा, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, और कहा कि बड़े दिल के साथ हम चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन आपके छोटे दिल के नेता, अहंकारी, घमंडी, प्रभारी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो। अगर यह गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। आपके नेता प्रवक्ता साफ तौर पे लिख रहे हैं यह गठबंधन टूट रहा है और जिम्मेदारी कांग्रेस की है, बताइए। और ममता बनर्जी ने भी यही कहा था कि कांग्रेस अहंकार दिखा रही है, आपके नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस अहंकार दिखा रही है। देखिए मैंने एक बात कहा कि हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया कि हम समझौते के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं,
और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आगे बढ़ करके झुक के हम समझौता करेंगे और हमने किया भी है, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए जनता की भलाई के लिए हर काम करेंगे। कहीं ना कहीं लापरवाही बड़े स्तर पर कांग्रेस की तरफ से है, हुई है, ये एडमिट करने में कोई बुराई नहीं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने साथियों का सहयोग करे, अपने साथियों को कमाल है। बड़ी पार्टी कह के उनको 20 सीट तो दे नहीं रहे आप। कांग्रेस को बड़ी पार्टी कह के 20 सीट तो दे नहीं रहे, उनको 17 सीट दे रहे हो और बड़ी पार्टी का तमका दे रखा है। बिहार में कहते हो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कुर्बानी दे दे, पंजाब में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, उद्धव ठाकरे, शरद राव पवार जाते हैं महाराष्ट्र में कुर्बानी दे दे, कांग्रेस सारी कुर्बानी दे दे। देखिए अमीश भाई, जिस पार्टी का जितना जनाधार जिस प्रदेश में है उतना ही तो सीट शेयरिंग में जाएगा, उतनी तो उसे सीट दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव ले लीजिए आप, अगर उस ग्राउंड को ले लें तो कितनी सीट बनती है, क्या स्थितियां बनती हैं, हमारे नेता ने स्पष्ट किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपस में चर्चा चल रहा है और झुकने को तैयार है, ये झुकने को तैयार है और झुककर कोई गिरता नहीं है, कोई झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स को रख रहा हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी को हराने के लिए खून के घूंट भी पीने को तैयार है विपक्ष, पर हार जाए जैसे तैसे। पहली बात कि ये द्विव स्वप्न देखना बंद करें कि मोदी को हराने के लिए अब ये स्वप्न का समय पूरा हो गया। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ठीक ही तो कह रही है भाई, मुफ्त का चंदन नहीं करेंगे राहुल वंदन। काहे के लिए राहुल गांधी को सीट देने जाएं, जो कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को लगता है मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, तो राहुल को किस बात का सीट दें? कौन सा वोट है कांग्रेस के पास? औकात क्या है कांग्रेस की? समाजवादी पार्टी को साफ लगता है। उधर कांग्रेस कभी कभी इन लोगों को चिरकुट उरकुट बुला देती है, अखिलेश फकलेश कह देती है, तो ये सब चीज़ तो निकल के परिणति में आएगी ही सामने। और वैसे भी राहुल गांधी के चरण तो महान हैं। वो आपने कहावत सुनी थी ना, जहाँ पड़े संतन के पाँव वहाँ हुआ बंटाधार। ये बदल गया, अब है जहाँ पड़े राहुल के पाँव वहाँ हुआ बंटाधार। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये I.N.D.I.A. जो अलायंस है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने अब तय कर लिया है गठबंधन होगा, ये बिल्कुल गठबंधन होगा। लेकिन अब चुनाव के पहले नहीं होगा, अब चुनाव के बाद होगा। लोग कहने भी लगे हैं बहुत जगह, चुनाव पे नहीं, चुनाव के बाद हम लोग मिलेंगे। तो डकैतों ने सोचा है कि पहले अपनी डकैती विवेक नहीं बोला है, कई बार इतना करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। हाँ, कि चुनाव के बाद होगा तो ठीक है। अब डकैतों ने तय किया है कि चुनाव अपने अपने दम पे लड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है, उसके बाद फिर डकैत बार मिलेंगे। अमीश भाई हमें बोलने दें सर, प्लीज, अमीश जी मौका दें। अमीश जी, अब देखिए, राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं, अमीश भाई राहुल गांधी के पांव इतने अच्छे हैं कि यात्रा शुरू की, मिलिंद देवड़ा निकल लिए, असम पहुंचे बदरुद्दीन अजमल निकल लिए, बंगाल पहुंचे ममता दीदी ने किनारा कर लिया, बिहार में घुसे नीतीश कुमार भाग लिए, यूपी में घुस रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी लिस्ट पे लिस्ट अनाउंस करते जा रही है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम माई भी हैं और हम बाप भी हैं। तो ये माई का भी पार्टी है, बाप का भी पार्टी है। पहली बात ठीक बोली है कि माई का भी पार्टी है, बाप का भी पार्टी है। बाप ने 7 साल राज किया, माई ने 8 साल राज किया, 15 साल मिलकर माई बाप ने तो राज किया। तभी इन्होंने और कितने घमंड से बोल रहे हैं कि हम माई बाप की पार्टी है। ये देखिए, ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी होती है हर स्टेट में। परिवारवाद में सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी होती है कि ये माई बाप की पार्टी है। अखिलेश यादव भी यही बोलेंगे कि ये बाप की पार्टी है, राहुल गांधी भी यही बोलते हैं, दादा दादी नानी सबकी पार्टी है। परिवारवाद तो भरा हुआ है इनमें, और इसको उनको घमंड भी है, इसका उनको घमंड भी है। और देखिए, सीपीएम जो हमेशा कांग्रेस के तलवे चाटते रही, चाहे इमरजेंसी का टाइम हो चाहे कहीं भी, कम्युनिस्ट आज भी वही काम कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव लगे रहिए, बहुत अच्छा है। और राहुल गांधी एक से एक बयान देते हैं। कभी वाराणसी पहुंच कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में है। पता नहीं किसको देख लिया उन्होंने, इतना घूमने जाते हैं इटली सिंगापुर। नहीं, ये बड़ी खबर आ रही है, मैं रुक कर लेता हूं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का एक बेहद विवादित बयान है, बड़ी खबर है इस समय की, और मैं उस बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा है, यह कहा है। यूपी का भविष्य को नशे में मैंने देखा है, यह कहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा है? नशे पर सड़क पर लेटे देखा है मैंने। यूपी का भविष्य नशे की हालात में शराबी होकर सड़क पर लेट रहा है, यह कहा है राहुल गांधी ने। बाइट सुनिए, क्या बोला है राहुल गांधी। मैं वाराणसी गया,
वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। चलिए अब इस खबर पे मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कहना चाहते हैं आप? ये पूरी बाइट हमने सुनाई, आपने कहा यह विवादित बयान है। यह विवादित बयान नहीं है, यह सोचा समझा कैलकुलेटेड बयान है कि बनारस में काशी विश्वनाथ की धरती पर इस तरह के बयान दिए जाए। ये कैलकुलेटेड बयान है। ये फिर से सनातन पर एक हमले की कोशिश है, घटिया कोशिश है। आज तक इनको चर्च के बाहर लोग नशे में नहीं दिखते हैं, पूरे विश्व में घुमाए, लेकिन इनको काशी विश्वनाथ और बनारस में इनको युवा रात के में नशे में मिल गया। रात में क्या करने घूमने गए थे? किसके यहाँ घूम रहे थे रात को? नशे वाले जगह पे क्यों गए थे कि नशे वाले लोग मिलते हैं इनको? जिसकी जैसी नजर वैसे ही आदमी दिखते हैं इनको। नहीं, लेकिन अगर इनको पुलिस आदत एक्शन है नहीं हो इस रहा तरह की है बातें करने का। अजय आलोक जी, अगर पुलिस हरकत में नहीं है बनारस के अंदर, कौन सा नहीं हो तो रहा क्या है? उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? यूपी पुलिस का एक्शन जानते नहीं है क्या? यूपी पुलिस के पूरा देश में एक्शन जानता है। यूपी पुलिस का एक्शन पूरा देश जानता है। टिप्पणी कर ले, यूपी पुलिस का एक्शन पूरा देश जानता है। विवेक श्रीवास्तव जी, समझे ना? यूपी पुलिस के एक्शन के बारे में मत सोचिए। यूपी पुलिस का एक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत ढंग से होता है, महिलाओं के उत्पीड़न और अच्छे लोग पे होता है। कोई बचते नहीं है, उसको सुधारिए ना, कोई बचते नहीं है। अगर टिप्पणी अभी पहले गठबंधन का सोचिए। यूपी पुलिस राहुल गांधी अच्छी बात है। गठबंधन को आप छोड़ दीजिए, हमारे गठबंधन को आपका भी रूट लगा दीजिए। एक सेकंड विवेक, आप इसको कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। इस बयान से सहमत है? यूपी का भविष्य शराबी है? अजीज खान, आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, आपके नेता अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का भविष्य शराबी है? सड़क पर लेट रहा है? एक आध आदमी अगर कोई दिख भी गया होगा तो आप उसको उत्तर प्रदेश के भविष्य से जोड़ देंगे? अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में युवा पर लाठियां चलाई जा रही हैं, लाठियां भांजी जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं। अभी देखिए सिपाही भर्ती था, उसमें किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से तमाम नकल करने वाले लोग पकड़े गए। मैं पूछ रहा हूं, जो राहुल गांधी का बयान है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अजीज खान, राहुल गांधी के बयान पर आपकी टिप्पणी क्या है? अटैक अजीज खान जी, राहुल गांधी के बयान पर आपकी टिप्पणी क्या है? आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके लोग आपको सुन रहे हैं। उनका कहने का आशय, उनके कहने का आशय उसको समझने की जरूरत है। कहने का आशय क्या है? उनके बयान से उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी एंडोर्स करती है राहुल गांधी का बयान, उसका भविष्य है। समाजवादी पार्टी एंडोर्स करती है राहुल गांधी का बयान। आप समर्थन में राहुल गांधी के बयान के? कहा आशय को समझिए आप। मैं सवाल बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के बयान का समर्थन है आपका? हम इंटेंशन, मैं सर कह रहा हूं इंटेंशन समझिए, इंटेंशन पे बात करिए। ठीक है कि आज उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो किस कदर परेशान है, उस पर लाठियां भांजी जा रही है, नौकरी नहीं रह गई, जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं, इस पर आप देखिए ये चर्चा का विषय है। देखिए, एक तो पहले ये झूठ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पर्चे लीक हुए हैं। कल ही चेयरमैन ने, एसएससी बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी या सीधे कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये गलत नैरेटिव कल से ये लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फालतू बात है। सारे अखबार में हेडलाइन है आज, उनकी हेडलाइन है, सारे अखबार में था। अरे खेत में उतरते हैं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। खेत में उतरते हैं तब वीडियो शूट हो जाता है, ट्रैक्टर चलाते हैं तब वीडियो शूट हो जाता है, ट्रेन तेजस्वी से गाड़ी चलवाते हैं तब वीडियो शूट हो जाता है। भाई, अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में सड़क पे लेटा हुआ था तो वीडियो शूट करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? किसी ने मना किया था? बताइए अब जरा, इसका जवाब है कोई? झूठ मूठ का ये बातें बोलना और जानबूझ के बनारस का नाम लेके बोलना, आपको नहीं लगता है कि ये फिर से उसी संस्कृति पे चोट करने की कोशिश है? मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश में, पूरे विश्व में राहुल गांधी घूमे हुए हैं, चर्च के बाहर इनको आज तक नहीं मिला ऐसा, कभी उसके बारे में बोला, लेकिन बनारस नाम लेके बोलना और जानबूझ के बोलना,
ये हमारी सांस्कृतिक मर्यादा का अपमान करना, हमारी सनातन संस्कृति का अपमान करने वाला है, जो राहुल गांधी की नसों में है, कोई सनातन संस्कृति इसमें नहीं है। इसी की सजा आप सनातन लोग संस्कृति भुगतेंगे। का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो शराब पी के बनारस में हुड़दंगा अच्छा, सनातन संस्कृति आप समझते भी हैं, आप समझते भी हैं सनातन संस्कृति, कम्युनिस्ट लोग, एथिस्ट। हाँ, वो लोग नहीं कर रहे। अरे आप तो एथिस्ट हैं, राहुल आपको गांधी क्या पॉइंट पता है आउट कर रहे सनातन का सब भी हैं पता और है आप आपको? डिफेंड कर रहे हो तो आप कर रहे हैं सनातन का सब भी पता है। हाँ, अरे सनातन का सब भी नहीं, पता है मुझे आपको। आपसे आप तो लेक्चर की एथिस्ट जरूरत हैं, नहीं शांत है। रहिए, आप क्या बोल रहे हैं बनारस की सनातन के दुर्गति बारे में? आप कर रहे हैं। अरे आप तो अगर एथिस्ट उसको हैं, आप तो point out भगवान को किया मानते गया नहीं है, हैं। तो आप शांत सनातन रहिए पे भाई। हमला यूपी की आप क्या सरकार बोल कर रहे रही हैं है। सनातन पे? राहुल गांधी आपको ने अधिकार अगर किसने उसी दिया को सनातन expose पे किया है, बोलने का? तो बिल्कुल ठीक है, एक्सपोज किया है। आपको सनातन पे बोलने का अधिकार किसने दिया? हमें लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने का अधिकार है। हम तो कह रहे हैं कि 15-20 जिला जो बचा है वो भी घुमा दो। सरकार ने कर रखा है। पूरे अरे बनारस उसको को नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, 25 नहीं, बिल्कुल अधिकार है जी बोलने का, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें शराब पीते हुए एक आदमी नाचता हुआ दिखा और कुछ नहीं देखा उन्हें। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा कर रहे हैं वो। अगर दिख गया, उत्तर अगर प्रदेश में दिख शराब गया, पीते हुए नहीं, आदमी नाच रहा है, अगर दिख गया वो बनारस कहानी हो में, गई है। नहीं मतलब नहीं, इंडिया अगर दिख गया, गठबंधन ना point उत्तर out प्रदेश करें। में अगर इंडिया अलायंस इकट्ठे होकर भी चुनाव लड़ना चाहता है, ऑफर क्या कर रहा है? मतलब सिर्फ एक नहीं, आपको अगर चीज गलत दिखी कि दिख रहा शराब है, पीकर तो एक राहुल लड़का गांधी नाच रहा आगे निकले है अपनी। और वो कहानी है। नहीं, वो एक लड़का नहीं, था कि आप 10 लड़के थे कि भारत से 50 ये ना लड़के थे, नहीं भाई, जानता। लेकिन उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में में 35 भारत करोड़ से ये ना, लोगों का जिस भविष्य खान तय भारत कर से दिया। ये हो रही है तो बोलना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये बताइए कि गलियों में एक सड़कों आदमी पर से उत्तर प्रदेश के 35 करोड़ लोगों का भविष्य तय कर दिया। क्या विजन है? नहीं, विजनरी आदमी है बिल्कुल। आप कह सकते हो कि आप entire चाहते क्या generation है? पूरा भविष्य कि उत्तर प्रदेश के अंदर शराब पी के नाच रहा है। एक व्यक्ति नहीं, आपको क्यों दिख ना गया, आपने बोले? पूरे क्यों पूरे ना उत्तर बोले? प्रदेश के अगर- युवाओं को अगर उसके ये लिए देखा जा रहा आपने है उनको कि पुलिस उनका भविष्य हरकत में खराब नहीं करने की है, प्लानिंग कर दी। भाई नहीं, अगर मतलब- वाराणसी का ये हाल है तो छोटे कस्बों का क्या हाल होगा? इसका मतलब पुलिस हरकत में नहीं है, प्रशासन हरकत में नहीं है। यार क्या तो बात दोनों करते का हो क्या आप? हाल थोड़ा है? कॉमन सेंस इसमें रखिए। सनातन अमित कहाँ ये से वही शराब आदमी पी के है लोग जो लौट आईना रहे आगे हैं, कहता शराब है पी कि के लोगों एक के आदमी लोगों लौट में रहा हो समझ तो कम उसके होती लिए है। प्रशासन जिम्मेदार हो जाता है क्या? व्यक्ति जिम्मेदार तो नहीं है एक जो पी आदमी रहा था है। या 20 थे या 10 कमाल थे। की बात है। ये गिनती नहीं ना आपके आप पास क्या हो ना मेरे क्या पास। बोल रहे हैं आप? शराब पीकर कोई आदमी लौट जाए हम बिल्कुल तो सही बोल प्रशासन रहे जिम्मेदार हैं। है, पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस कार्रवाई ठीक नहीं, पुलिसिंग ठीक नहीं है। आप नहीं पुलिसिंग ठीक आप नहीं है, national और जो ज्यादा और जो crime के जो ज्यादा अपने data अंदर है, उड़ेल रहा है वो जिम्मेदार आप जो नहीं है। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं हम लोग? नहीं सुन लीजिए, जो नहीं, नेशनल हम- क्राइम का हम डेटा कम से है, कम आप common उसको sense की तो बात analyze कर करें। लीजिए। यहां मीडिया पे मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है और मध्य प्रदेश का। और अभी ये संदेश खाली का इशू चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक साल में 65,000 घटनाएं होती हैं महिलाओं के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में तो क्या उत्तर करें? प्रदेश में कौन सा चुप्पी संदेश बांध खली ले? हुआ है? संदेश खली के अंदर एक व्यक्ति धर्म के नाम नहीं, पर, मैं कह रहा- एक व्यक्ति धर्म के नाम पर औरतों को उठाता है, उनका साथ रेप करता है और क्या कुछ नहीं करता, बर्बरता करता है। प्रशासन उसको सपोर्ट देता है और जो पत्रकार बोलता है उसको अंदर डाल देता है। कमाल की बात करते हैं। आपकी नेता वृंदा कारत भी गई है संदेश खली। कुछ तो लोक लाज रखे हम लोग। संदेश खली के अंदर जो हुआ है वो मानवता के नाम पर, इससे खराब घटना आजाद भारत में नहीं हुई है। और संदेश खली को लेकर आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। संदेश खली का कंपैरिजन ना किसी और राज्य के साथ है, क्योंकि वो जो घटना हुई है वो आजाद भारत में नहीं देखी किसी ने। विवेक श्रीवास्तव बोलिए, अब आपको मैं 30 सेकंड मैं देता हूं। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 65,000 इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन को नजरअंदाज नहीं कर ठीक सकते। इस वक्त टॉप पे विषय पे आते हैं, अलायंस के ऊपर आते हैं। महिलाओं के मेरे अगेंस्ट साथ क्राइम में। आम आदमी पार्टी के भी हैं जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। क्या अलायंस, राजेश गुप्ता विधायक है आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, क्या अलायंस की जो सिमटती दुनिया है और सिमटते गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि उसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा लग रहा है अब अलायंस नहीं होगा, पंजाब में तो हो ही नहीं रहा था, तो फिर इंडिया अलायंस बचा कहां पर? बंगाल में नहीं है, कश्मीर में नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, नीतीश जी बाहर चले गए हैं, तो बचा कहां है? अमीश भाई, मुझे लग रहा था कि जो आज की आप डिबेट करोगे वो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पे करोगे। जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक मेयर इलेक्शन के अंदर बताना पड़ा कि किस तरीके से एक चुनाव का जो प्रबंधन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, किस तरीके से खुलेआम बेईमानी करता पकड़ा गया। मुझे लगता है छोटी मोटी खबर नहीं है। मैं आपके चैनल पे 2-3 बार पहले भी कह चुका था कि मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ सुना, देखा, 10 साल से विधायक हूं, बहुत सारी चीजों पे प्रभारी हूं, प्रवक्ता हूं, मैंने कभी इतना बोलते बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक प्रूफ सामने आप टीवी पे देख रहे हैं, एक वीडियो पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी बेईमानी मैंने कभी नहीं देखी। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ उस दिन, इस देश के लोकतंत्र के लिए एक डर लगा। आपने भी देखा, मुझे लगा आज की डिबेट सारे न्यूज चैनल्स पे इस बात पे होनी चाहिए थी कि जब एक छोटा सा चुनाव, कितना चुनाव था, 36 वोटों का चुनाव, उसके अंदर इतनी बड़ी बेईमानी भाजपा ने कर दी, तो आप सोचिए कि जो देश का इतना बड़ा चुनाव होता होगा, वहां तो कैमरे लगते नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी बेईमानी करते होंगे, कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं। जी सारी बातें बेईमानी है। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। मेरी बात सुनिए, आपने देखो मुझे आधा घंटे से मैं बैठा हुआ हूं, मेरा अब तो 7:20 पे नंबर आया है। जी 6:50 से आप मुझे बिठा के रखते हैं, लेकिन मैं आपका आदर करता हूं, बैठा रहता हूं भाई। आप नहीं, बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये सारी बातें बेमानी है। हम किससे गठबंधन कर रहे हैं, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा, 400 पार, 300 पार, भाजपा आएगी, हम आएंगे, कौन आएगा, छोड़ो ना यार, बात ही खत्म है। अगर ऐसी बेईमानी करी जाएगी, खुलेआम प्रजातंत्र में चोरी करी जाएगी वोटों की, जीतेगा कोई भी, लेकिन भाजपा को जिता दिया जाएगा, क्या फायदा ऐसे चुनावों का? नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट तो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक उदाहरण पेश किया और वापस आम आदमी पार्टी के मेयर को वहां पे निर्वाचित कर दिया। ये तो हुआ, हमने देखा, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने पाला भी बदल लिया, ये भी हमने देखा। तो आपकी बात पाला बदल लिया जी। अब आप किस पे क्या, देखिए हम तो बार बार कहते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दबाव देना, डराना, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी तो सवाल खड़ा करता है विपक्ष, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप तो उठ के चले उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं जिस सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करता रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करा है, विपक्ष के कई सारे नेताओं ने सवाल खड़ा करा है। आप चाहे तो राहुल गांधी जी के, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ चंडीगढ़ के मेयर भी लाइव और एक्सक्लूसिव अगले 1 मिनट पे जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप टीटा। कुलदीप टीटा जी, क्या कहना चाहते हैं, आपके पहले शब्द क्या है? एक बड़ी जीत मिली है आपको। नमस्कार सर, पहले तो मैं कहूंगा कि ये जीत जो है लोकतंत्र की जीत है, और जो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला आया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। और ये नहीं तो चंडीगढ़ में अगर ये जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन करवाए, मेयर इलेक्शन में एक 36 वोटों के लिए उन्होंने किस तरह से धंधाड़ी की ऑन कैमरा, उन्हें किसी चीज का भी डर भय नहीं था अनिल मसीह जी को। तो आज हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि माननीय अदालत से हमें जरूर आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसकी ताकत क्या होती है, उनकी भी क्लास लगाई है। लेकिन उस दिन आप रो रहे थे, मैं आपका तस्वीर देख रहा था, वो तस्वीर चल भी रही है जो आप रो रहे थे सर। वो उस दिन आपकी भावनाएं जो थी वो हम देख रहे थे, भावुक होना एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ जी सर, एज ए ह्यूमन बीइंग आप खुद सोचिए, अगर हमारे सामने कुछ गलत काम हो रहा है, वो भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके बावजूद हम उन्हें अपनी कुर्सी पे खड़े होकर उन्हें मना कर रहे हैं। और बीजेपी के सभी पार्षद, नॉमिनेट पार्षद भी और जो इलेक्टेड पार्षद है वो भी किस तरह से बैल में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, कैमरे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पोलिंग एजेंट है उसे बुला लीजिए, हमें नहीं पोलिंग नहीं बुलाया गया। इधर मैंने कहा जी मैं तो एज ए कैंडिडेट हूं, मुझे बुला लीजिए। अनिल मसीह जी कहते हैं जो मुझे जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, अदरवाइज अपनी सीटों पर बैठे रहें। और किस तरह से वो बैल में घूम रहे थे, गुंडों की तरह भी कैमरे भी हटाए जाएं, ये कर दिया। टीटा जी, आप अब तो मानेंगे देश का लोकतंत्र ठीक है, तो दृढ़ हाथों में है, लोकतंत्र जिंदा है। मैं तो पहले से लोकतंत्र में मैं विश्वास करता हूं, लोकतंत्र नहीं, मैं हमेशा से वो लोकतंत्र में विश्वास करता हूं जी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले 18 तारीख का इलेक्शन था, उसमें इन्होंने ऑन द स्पॉट 11 बजे के इलेक्शन था तो 10:30 बजे अनिल मसीह जी बीमार पड़ जाते हैं और वो कहते हैं जी मेरी तो पीठ में दर्द है और मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। हम हाई कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन कहानी में टीटा जी, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपके 3 पार्षद चले गए बीजेपी के खेमे के अंदर, तो नंबर लाएंगे कहां से?
वो सर आपको भी पता है कि जिस तरह से बीजेपी जो है ये किस तरह का खेल करती है, षड्यंत्र रचती है, किसी को भी बरगला लेना, और किस तरह से उन्हें लालच या हॉर्स रेडिंग कह सकते हैं हम, और इसे, आपके लोग हमारे तीन जो पार्षद गए हैं। हाँ जी सर, आपके लोग बदल भी जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, सॉरी मैं कह रहा हूं आपके लोग बदल भी रहे हैं। मेयर बदल रहे हैं, मैं कहा आपके लोग तो बदल भी रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, वो टीम बदल के बीजेपी की टीम में आ गए। पाला सर, सॉरी मैं वही कह रहा हूं सर, उन्हें बरगला लिया गया है और कहीं ना कहीं वो वापसी करेंगे, अपने जो है मां पार्टी में आएंगे, उन पे जो गलतियां हुई हैं वो वापस अपनी पार्टी में आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं उन पे उम्मीद है। ठीक है, आपको उम्मीद है वो वापस आएंगे, लेकिन वापस नहीं आए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन टीटा जी आप हमारे साथ बने रहे हैं। मेरे साथ आपके एक विधायक हैं राजेश गुप्ता, वो कुछ कहना चाहते हैं आपको। राजेश गुप्ता, आप अपने चंडीगढ़ के मेयर को कुछ कहना चाहते हैं, आप ऑन एयर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूं, कुलदीप टीटा को मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो टिके रहे, उनके आंसुओं का ये असर है। आपने उनसे पूछा कि देश के प्रजातंत्र में यकीन है, बिल्कुल देश के प्रजातंत्र में यकीन है, इसीलिए हम चुनाव लड़ते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप टीटा कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले काउंसलर का लड़े। जी टीटा जी बोलिए। आप ही के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, राजेश गुप्ता। सर, जैसे कि आपने देखा ना, शुरू से लेके लास्ट तक किस तरीके से इस छोटे से इलेक्शन को, मतलब उन्होंने पूरा जो है, एक चंडीगढ़ छोटा सा शहर है 10 बाई 10 का, और उसे पूरे भारतवर्ष में इसने इतना उजागर कर दिया कि वो किस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे। लेकिन अब आपको लगता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो दुरुस्त कहता है। अब आपको भी लग रहा है, राजेश गुप्ता जी को भी लग रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है। हमें तो स्टार्टिंग से ही माननीय अदालत पे भरोसा था, तभी तो हम माननीय अदालत पे गए कि हमें जो यहाँ पर तो इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने ऑन द स्पॉट जिस तरीके से उन्होंने काम किया, हमें कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय पे भरोसा था और अपनी जो केजरीवाल जी हैं उन पे भरोसा था। एक वही हैं जो बीजेपी को पूरे देश से हटा सकते हैं, उन पे ही पूरा भरोसा है। जो केजरीवाल जी पूरे देश से बीजेपी को हटा सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। अपने नेता पे बिलीव होना चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन मैं अजय आलोक का मुझे रुख करना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप उन पे लगे। सूर्य मैथिल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, लोकतंत्र पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है? बिल्कुल होना भी चाहिए, और चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन राजेश जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विधायक भी हैं। राजेश जी, ये बताइए कि लोकतंत्र के हत्यारों के साथ कैसे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं गठबंधन भी करेंगे, क्योंकि इसी लोकतंत्र का चीरहरण यहाँ पे तो चलिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने इस्तीफा देकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और उस पर दोषारोपण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जिसके साथ आप बैठे हुए हैं, उसकी तो प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया गया था भाई साहब, धांधली के आरोप में, इंदिरा गांधी का। तो लोकतंत्र के चीरहरण वालों के साथ आप कैसे बैठे हुए हैं? और आप भाई साहब ऐसी पार्टी हैं कि आपने तो दिल्ली हाईकोर्ट के जमीन को हड़प के वहां पे अपना कार्यालय बना लिया। या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑब्जेक्शन किया था उसमें। तो मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जवाब ले लूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, बहुत बड़ी खबरों का दिन है आज। सुपर न्यूज ट्यूसडे है, यानी सुपर मंगलवार है खबरों का। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, और मैंने बोला था आपको ब्रेक से पहले एक बहुत बड़ी खबर है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस का अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अनिल यादव, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव, उन्होंने ट्वीट करके बड़ा हमला किया है कि यूपी के दलित, पिछड़े, मुसलमान इस हरकत को देख रहे हैं। अखिलेश यादव, रोज रोज नई लिस्ट जारी करके गठबंधन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। अंदर खाने समाजवादी पार्टी के नेता सीटों पर सहमति जताते हैं और फिर लिस्ट को जारी कर देते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है समाजवादी पार्टी के दोस्तों, दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें तुम्हारे समक्ष हैं, आगे काम आएंगी। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। कहा कि समाजवादी पार्टी मुकर रही है अपने वादे से, अखिलेश यादव मुकर रहे हैं अपनी बातों से। अखिलेश यादव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है।
कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पे कहा है कि यूपी के दलित, पिछड़े और मुसलमान इस हरकत को देख रहे हैं, डायरेक्ट अटैक है। मैं सीधा रुख करता हूं अजीज खान पे का। अजीज खान, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यह हमला कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस के बड़े नेता यह हमला कर रहे हैं। अमीश भाई, मैं तो उनको सर मैं अनिल यादव को बड़ा नेता नहीं मानता हूं। बड़ा नेता मैं राहुल गांधी को मानता हूं। और रही बात अनिल यादव जी ने जो शेर लिखा है उसका काउंटर सुन लें कि मैं कतरा हूं, मेरा वजूद भी है। मैं कतरा हूं, मेरा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। एक बात आप समझिए, तो आप मुकर रहे हैं अपनी बातों से। एक बात, दूसरी बात आप समझिए। सर सुन लीजिए, मेरी बात सुन ले। देखिए, जब आपस में बातचीत चल रही हो, दो बड़े नेता बात कर रहे हैं, दो राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि छोट भैया नेताओं को इन मुद्दों पे नहीं पड़ना चाहिए और कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। नहीं है, संगठन महासचिव है जी राहुल गांधी सुनिए सर, निश्चित तौर पर बड़े नेता होंगे, एक सांसद है, लेकिन उनके पास संगठन में कोई जिम्मेदारी है? तो संगठन महासचिव है जो चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। संगठन महासचिव की बड़ी ताकत होती है। सर सुन ले सर। अमीश भाई, क्या वो राहुल गांधी जी से बड़े नेता हैं अनिल यादव? मैं जानना चाह रहा हूं। और राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की मीटिंग होने जा रही है, लगातार बात चल रही है, लगातार सारी बातें चल रही है, कोई पेच नहीं है, छोटे मोटी समस्याएं हैं, वो तय हो जाएंगी। हम वही कह रहे हैं, कांग्रेस में चंद ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। ठीक है डॉक्टर अजय लोग कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर। अंदर खाने सूर्य कुमार मैथिल जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। ओके, आप काफी देर से खड़े हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग। उत्तर प्रदेश की जनता ये ट्वीट देख के हंस रही होगी। मैं अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बात कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है समाजवादी पार्टी को कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें यकीन नहीं है। जानते हैं ये किस विश्वास पे कह रही है कांग्रेस? ये जो मुसलमान जोड़ो यात्रा चल रही है ना अजीज जी, ये मुसलमान कट रहे हैं आपसे, साफ हो जाइएगा मुसलमान, साफ। नहीं तो अभी आपको ताव में आगे कहना चाहिए था, जैसे उस वक्त कहा था कि अखिलेश फखिलेश कौन है, तो आप लोगों ने काफ़ी रिएक्शन दिखाया था। तो अभी आपको कहना चाहिए था कि भिखारी भी रंगबाज बन रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं बोल रहे हैं। वो मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। डर जो अंदर का है ना कि राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा कहीं हिट कर गई तो समाजवादी पार्टी फिट हो जाएगी, फिर 6-7% पे रहिएगा और कहीं कांग्रेस से भी बुरा प्रदर्शन नहीं हो जाए। डर इस बात का आपको भी सता रहा है और डर उस बात का उनको भी सता रहा है। लेकिन आप कह रहे डर सता रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अमेठी की जनता पलक पावड़े पर बिठाकर इंतजार कर रही है, वो लड़ेंगे अमेठी इस बार। पब्लिक ने एक बार गलती कर दी, इस बार नहीं करेगी गलती। अमीश जी, अंग्रेजी में कहावत है, अ वॉर इज नेवर लॉस्ट अंटिल अनलेस इट इज अबैंडन्ड। एक जंग तब तक नहीं हारते हैं जब तक उसको छोड़ के भाग नहीं जाए। ये तो अमेठी 19 में छोड़ के भाग गए थे और यही तो नहीं किया। आज जो बनारस के बारे में ट्वीट किया है वही मैं याद दिला रहा था कि ऐसा ही कुछ इन्होंने 3 साल पहले भी कहा था वायनाड में। जी मैं वो साउथ में आया हूं, यहाँ की राजनीति करता हूं, तो मुझे एक अलग यूपी के लोगों की सोच सताई लगती है। और उत्तर नॉर्थ की राजनीति में बहुत डिप्रेसिंग माहौल है, वहां का माहौल दूसरा है। उस कल्चर में मैं फिट नहीं करता हूं। उन्होंने उस वक्त भी अपमान किया था। विवेक जी, मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, तो अलायंस की लुटिया तो डूब रही है, आप देख रहे हो गाली गलौज किस स्तर पे पहुंच गया है। नहीं, कहां डूब रही है? कोई ये जूनियर नेता कोई गाली गलौज कर रहा है जो कह तो दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्लियरली बोल दिया है आपको, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बड़े स्तर की बातचीत हो रही है। आप गठबंधन करेंगे कांग्रेस राहुल गांधी से? जवाब दीजिए, केरल में कांग्रेस से गठबंधन करेंगे लेफ्ट? नहीं, क्यों नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। राज्यों में ये बार ये बड़ा ही बचकाना सवाल आता है भाजपा की तरफ से, ये पढ़ के आते नहीं है। तीसरे मोर्चे का इतिहास नहीं पता है। बचकाना क्या, इतना बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, पैर में आके केरल में करेंगे गठबंधन। इस देश में 1947 से लेकर के आज तक राज्यों में लड़ने के बाद भी यूपीए की सरकार लेफ्ट खड़ा करता है 2004 में। अब तो लेफ्ट ही खड़ा नहीं है, लेफ्ट ही लेटा पड़ा है। एक ही बार किया है। हाँ, अरे तो लेफ्ट ही लेटा पड़ा है। हमारे बाप दादा ने दिखाया था हमारी राज्यों में। विवेक भाई, हमारे बाप दादा ने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सुन लो, मैं कई बार कहता हूं। अब लेफ्ट ने वो 2004 वाली सरकार एक बनाई थी, उसके बाद लेफ्ट का क्या हाल हुआ और आपको भी पता है। और उसके बाद बार बार आप लोग कहते हो, एक सेकंड बताइए, फ्रेंडली लड़ाई होगी।
फ्रेंडली चुनाव होगा। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है? क्या फ्रेंडली चुनाव होता है वहां पर? क्या फ्रेंडली एक क्या वहां पर लेफ्ट का कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं हराएगा? ये कांग्रेस का कैंडिडेट लेफ्ट के कैंडिडेट को नहीं हराएगा? और जैसे आप और कांग्रेस का फ्रेंडली लड़ाई होगी पंजाब के अंदर। फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है? क्या आम आदमी पार्टी का सांसद जो खड़ा हुआ है चुनाव के लिए वो आपके कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं हराएगा? फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है चुनाव के अंदर? चुनाव होता है जी। कब से कब चुनाव तो हर राज्य का अपना समीकरण है। नहीं, आप सुन लीजिए, हर राज्य का अपना समीकरण है और हर राज्य के अंदर अपनी अपनी प्रेजेंस के हिसाब से सूर्य मैथिल कुछ कहना चाहते हैं। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाहते हैं। धन राजेश गुप्ता, सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आज उस पुण्य भूमि पे खड़ा हूं जहां से हमारे लोकतंत्र को सेंगोल मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। और देखिए, मैं भी सुन रहा था राजेश गुप्ता जी को, वो बहुत तड़क के और भड़क के बोल रहे थे कि लोकतंत्र जिंदा है। और इसके अलावा देखिए, मोदी जी इसी प्रकार बड़े चुनाव में भी करते हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं मेरे मित्र से कि भैया, जब बारिश की 4 बूंदें पड़ती है ना, तो सबसे पहले मेंढक फड़फड़ाते हैं, टर्राते हैं और झिंगूर जो है वो झिंगेआते हैं। वही कंडीशन कुछ ऐसी अभी ये जो चंडीगढ़ के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर आपने की है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बार बार बोल रहे हैं कि मसीह भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। यहाँ राष्ट्रीय चैनल पे आप प्रूफ कीजिए राजेश गुप्ता कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अन्यथा अपने शब्दों का वापस लीजिए। पार्टी की आदत है ना, झूठ बोल के माफी मांग लेना, नाक रगड़ लेना, हाथ जोड़ लेना, वही कंडीशन आज कर रहे हो आप। ठीक है, बताइए आप मुझे। ठीक है, अब सूर्य मैथिल जी आप अपनी मुझे नहीं पता जो अमीश भाई, मैं नहीं जानता जो अभी वो चिल्ला रहे थे वो भाई साहब कौन थे। सूर्य मैथिल है, लेकिन वो तो डॉक्टर आलोक ने भी बताई दिया कि वो अच्छा बेवजह शोर मचा रहे थे। अभी डॉक्टर आलोक ने, मेरे भाई ने बताई दिया कि वो बीजेपी में थे और रिजाइन करके उनको प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर बनाए। तो अभी डॉक्टर आलोक ने अभी बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर आलोक ने कहावत कही कि वो छोड़ के भाग गए। मैं भी एक बात बता दूं, गुप्ता, मैं बैठकर फर्जी बातें फिर फैला रहे हैं आप। कहां बोला यार अमीश भाई, ये पॉलिटिकल एडवाइस को आप बताते हो, ऐसे बदतमीज लोगों को बुला लेते हो, चिल्लाते क्यों हैं यार? ये चिल्ला क्यों ले रहे हैं? ये मतलब जो लोग राजनीति की बातों को एनालाइज करेंगे, डॉक्टर आलोक ना ढंग से बातें करें, बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो यार? सूर्य मैथिल जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। नहीं करता। ओके, अब मेरा राजेश गुप्ता मेक योर पॉइंट। अमीश, इनको चुप कराओ, इनका वॉल्यूम डाउन करो। राजेश गुप्ता मेक योर पॉइंट। वो चुप है, वो चुप हो गए। मेरा ये कहना है, वो चुप हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रवक्ता अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से अपने आप को ये इस तरीके के लोगों को क्यों बुलाते हो यार? कुछ भी बोलते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपकी डिबेट अच्छी डिबेट होती है, अच्छे लोगों को बुलाओ, तरीके से अपनी बातों को रखो, हम जवाब देंगे। मेरा कहना है कि जैसे अभी डॉक्टर आलोक ने कहा कि भाई अभी लड़ाई के लिए एक कहावत बताई, मैं भी बता दूं, द गेम इज नॉट ओवर अनलेस इट इज ओवर। अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी अलायंस होंगे, टूटेंगे, बिगड़ेंगे, बहुत कुछ होगा, है ना। राजनीति के अंदर बहुत सारी संभावनाएं बनेगी, लेकिन मैंने फिर कहा, उन संभावनाओं से दरकिनार करते हुए मैं कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको सुनिएगा। मैं चाहता हूं आप उसको सुनाएं, आप उसको दिखाएं कि प्रजातंत्र बचेगा कहां। मेरे भाई, चुनाव लड़ो, अपने मुद्दे रखो, अपनी बात को रखो, लेकिन जो प्रजातंत्र के साथ मजाक हुआ, हमें सोचना पड़ेगा कि चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में यह हो सकता है, तो भारत के चुनाव में क्या करा जाएगा हमें समझना पड़ेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि प्रजातंत्र को बचाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों पर अभी जो आप एक बड़ा पॉइंट है। और डॉक्टर अजय आलोक, क्या पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? डॉक्टर अजय आलोक, जो बात राजेश गुप्ता कह रहे हैं, 40 सेकेंड्स। देखिए, हमारे लिए एक मिनट, हम वहां पे चुनाव जीते, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है कि किसी चुनाव को काउंटरमैंड किया गया, दूसरे को विजेता बनाया, कोई पहली घटना नहीं है। मेयर रिजाइन कर गए थे उससे पहले। ये होते रहा है, ये कम से कम हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी है और इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये कोई हमारे प्राइमरी मेंबर के नहीं थे, लेकिन ये जबरदस्ती दुनिया में हर चीज पे मोदी जी पे ठीकरा फोड़ना है, भारत पे ठीकरा फोड़ना है, बीजेपी पे ठीकरा फोड़ना है। इनको दिक्कत क्या है कि लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से चलाते हैं। एक फैसला इनके नाम पे आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचा लिया। उस वक्त कहां था सुप्रीम कोर्ट जब गए थे कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई सरकार हम पे करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे? उस वक्त तो कुछ नहीं। उस वक्त कहां गया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? जो राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के जेब में है। सुविधा अनुसार राजेश गुप्ता, जब मनीष सिसोदिया पे कोई बात देता है तो आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं कहा,
तो सुविधा अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट को सुनते हैं, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन जा सकता अमित भाई? हम कोई अमित शाह थोड़ी है कि हमको पूरी पावर दे दी गई। सुनिए मेरी बात सुनिए, हमको पूरी पावर दी गई दिल्ली में, लेकिन अमित शाह जी ने, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कानून बदल दिया दिल्ली की सर्विसेज के लिए। हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं ना। हमने कभी कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मानेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम थोड़ी बीजेपी है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो पार्लियामेंट में बदल देंगे। ऐसी गुंडागर्दी इन्होंने करी है भाई, हमने नहीं करी। ओके, जवाब के आगे हमेशा कहते रहे देश का संविधान, देश का कानून सर्वोपरि है। शराब घोटाले में भी कुछ कहा, शराब घोटाले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कहां मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है तो मनीष जी अंदर है। ओके डॉक्टर अजय सुप्रीम कोर्ट पे आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी। टिप्पणी नहीं कही उन्होंने बकायदा एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का आखिरी पन्ना पढ़ लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर अजय लोक, शार्प रिप्लाई 30 सेकंड्स। नहीं तो हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है राजेश जी, डॉक्टर अजय लोक को रिप्लाई करने दीजिए। सत्येंद्र जैन पे जब बेल के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेशिया ये दोषी है, मनी लॉन्ड्रिंग इन पे साबित होता है, इसकी ट्रायल चलेगी, बेल नहीं मिलेगी। सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्यों उनको मंत्री बना के रखा रहा 8 महीने? यही काम आपने सिसोदिया के साथ किया। आप क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करेंगे? अपने हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक कवच और ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ठीक है, और अब बात सत्य और तथ्य की। अगस्त 1947 जब 14 और 15 तारीख को 2 देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुए, और इसके बाद इन दोनों देशों को अपने अपने हिसाब से अपने देश के भविष्य को सजाने संवारने का भरपूर मौका भी मिला। इसमें से एक ने राह चुनी तरक्की की, लोकतंत्र की और आत्मनिर्भर बनने की, जिसका नतीजा हुआ वो देश आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जिसके पास ना नीति थी, ना नेताओं की अच्छी नीयत थी, ना काबिलियत थी। इस देश का एकमात्र एजेंडा था भारत को नुकसान पहुंचाना, आतंक की फैक्ट्री चलाना और धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में कट्टरवाद की सोच फैला के रखना। लेकिन कहते हैं ना, आपके कर्मों का फल एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आ ही जाता है। तो करीब 75 साल बाद भारत और पाकिस्तान के कर्मों का फल भी दुनिया के सामने आ चुका है। आप भी सुनिए, आज भारत वर्ल्ड इकोनॉमी की पहली कतार में यानी फर्स्ट लाइन में खड़ा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान है जिसकी औकात भारत की इकोनॉमी से तो दूर एक भारतीय कंपनी के बराबर भी नहीं ठहरती। कंगाल, फटेहाल और दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी 340 बिलियन डॉलर यानी करीब 28 लाख करोड़ की है, जबकि भारत के अकेले टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 360 बिलियन डॉलर यानी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यानी टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी के से 2 लाख करोड़ ज्यादा है। वहीं अगर टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 147 बिलियन डॉलर है। टाटा की सिर्फ इस कंपनी के सामने पाकिस्तानी शेयर बाजार की कुल वैल्यू 7 गुना कम है। यानी पाकिस्तानी शेयर बाजार की कुल वैल्यू से ज्यादा भारत की कई कंपनियों के कैपिटल है। कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगने वाले पाकिस्तान की जनता लंबे समय से महंगाई की मार से जूझ रही है। पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, जो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्यों खर्च किया जाता है। आज भले ही वहां की जनता सरकार से हिसाब मांग रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सालों पहले ही पाकिस्तान की आवाम को गरीबी और तरक्की को लेकर चैलेंज दे दिया था। सुनिए जरा। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान समझने वाले कहां थे। आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक की कमी है, लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में पिछले 10 साल में 6% तक की भारी कमी आ चुकी है और उसका घरेलू कर्ज करीब 6 गुना बढ़ गया है। चीन और अरब देशों के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान को अब ये देश भी कर्ज देने से आनाकानी करते हैं, मना करते हैं। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि 2028 तक
जापान और जर्मनी को पछाड़ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन आज मुझे स्वर्गीय सुषमा स्वराज का एक भाषण भी याद में आता है जो उन्होंने यूएन में दिया था, यूनाइटेड नेशंस में दिया था, और उस भाषण में कहा था कि पाकिस्तान की जो हैसियत है वो इतनी कमजोर है कि हमारी कंपनी अगर एक बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए तो पाकिस्तान धराशायी हो जाएगा। आज सुषमा स्वराज के उस भाषण को भी याद करने का दिन है, इसलिए शायद मैंने सुषमा जी को याद किया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम अमन के साथ।